नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत जो समस्या कोविड-19 की दोबारा उभर रही है, उसके विषय में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी भली-भाँति परिचित हैं कि कोविड-19 के केसेज़ में अचानक पुनः काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है और जो कोविड-19 के सक्रिय केसों की संख्या 25 दिसंबर से पहले मात्र 6 या 7 हज़ार पूरे देश में थी, वो आज की तारीख में 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और भविष्य में अनुमानित है कि ये संख्या और भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और हो सकता है कि ये कोविड संक्रमण की तीसरी लहर का भी रूप ले ले। इसमें जो ज़्यादातर इन्फेक्शंस हैं वो ये माना जा रहा है कि ये कोविड के नए वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन है उसकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है कि सभी इन्फेक्शन ओमिक्रॉन की वजह से है या फिर कुछ परसेंटेज या कुछ मात्रा इसमें जो पुराने वेरिएंट हैं, डेल्टा वेरिएंट जो कि दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा देखा गया था, उसकी वजह से भी हैं। अच्छा, ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो विदेशों में संक्रमण देखा गया है तो ये पाया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाला संक्रमण बहुत गंभीर स्थिति को नहीं पहुंचता है और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर बहुत हल्के लक्षणों पर ही खत्म हो जाते हैं। इसकी एक संभावना और भी है क्योंकि अब हमारे देश में काफ़ी संख्या में लोग पहली और दूसरी डोज कोविड वैक्सीन्स की ले चुके हैं और दूसरी लहर में काफ़ी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है, विकसित हो गई है। तो इन दोनों तथ्यों से भी ये अनुमानित है कि तीसरी लहर में गंभीर संक्रमण काफ़ी कम मात्रा में होंगे या काफ़ी कम प्रतिशत दर पर होंगे और ज़्यादातर लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक लक्षण विहीन रहेंगे या फिर उनमें जो लक्षण की तीव्रता होगी वो बहुत निम्न श्रेणी या हल्के श्रेणी के लक्षण होंगे। तो आज मैं मुख्यतः बात करना चाहूँगा कोविड संक्रमित उन व्यक्तियों की। कोविड संक्रमित मतलब कि जिनका किसी न किसी टेस्ट के माध्यम से ये घोषित हो चुका है कि वो कोविड पॉजिटिव है, चाहे उनका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव हो, ट्रूनेट पॉजिटिव हो या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हो, और वो माइल्डली सिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक हो। माइल्डली सिम्टोमेटिक का मतलब है कि उनमें काफ़ी कम श्रेणी के लक्षण या बहुत हल्के श्रेणी के लक्षण या बहुत निम्न श्रेणी के लक्षण है, जैसे कि सिर्फ जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लक्षण होते हैं कि हल्की खांसी है, जुकाम है, नाक बह रही है, छाती में थोड़ा भारीपन है या हल्का सा दर्द है, गले में खराश है, या फिर वो पेशेंट्स जो कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, लक्षण विहीन है, जिनमें कि कोई लक्षण नहीं है। तो जो माइल्डली या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए और किन मरीजों को होम आइसोलेशन करना चाहिए या किन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, और जिन मरीजों को होम आइसोलेशन करना है तो उनको क्या क्या गाइडलाइंस और क्या क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है, इसके विषय में मैं आज 5 या 10 मिनट में विस्तार से आप लोगों के समक्ष वार्ता करना चाहूँगा। क्योंकि ज़्यादातर केसेज जो है, अगर तीसरी लहर विकराल रूप धारण करती भी है तो ज़्यादातर केसेज ये अनुमानित है कि माइल्डली सिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स की मात्रा ही होगी। तो इसलिए ये हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है कि माइल्डली या एसिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स अगर हमारे आसपास या परिवार में या हम स्वयं इससे संक्रमित होते हैं तो हमें किस तरीके से आगे जो है अपना उपचार करना है और किस तरीके से हमको होम आइसोलेट होना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक वो मरीज हैं जिनमें कि हल्के श्रेणी के लक्षण हैं और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन रूम एयर पर 93% से ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन होना चाहिए और उनको घर के किसी एक ऐसे कमरे में जो है रहना है जो कि काफ़ी वेंटिलेटेड हो, जिसमें कि खिड़कियां हो, जैसे कि रूम एयर का वेंटिलेशन हो और जो अंदर की हवा बाहर जा सके और बाहर की हवा जो है वो अंदर आ सके। इसके अतिरिक्त जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी सब होम क्वारंटाइन रूल्स का जो है पालन करेंगे। मतलब कि सभी जो है परिवार के सदस्य ट्रिपल लेयर या फिर N95 मास्क पहनेंगे
और जो मरीज है वो भी N95 मास्क या ट्रिपल लेयर का मास्क हर समय पहने रहेगा। अगर उसका मास्क भीग जाता है या गंदा हो जाता है तो वो उसको तुरंत जो है बदल देगा, या फिर 72 घंटे के बाद उसको अपना मास्क जो है बदलना है, चाहे वो उसका केयर टेकर हो मरीज का या फिर स्वयं मरीज हो। और ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि केयर टेकर के लिए हमको ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए परिवार के जो कि वैक्सीन्स की दोनों डोजेस जो है खुराक ले चुका हो, और अगर संभव हो तो वो जो यंग एज का केयर टेकर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और जो मरीज के कमरे की साफ सफाई प्रतिदिन या तो केयर टेकर करे या फिर मरीज जो है वो स्वयं करे। और जो कुछ मरीज के कमरे में जो टेबल्स हैं या फिर जो ऐसे सतह हैं, सरफेसेस हैं, उन सब की जो है डेली क्लीनिंग होनी चाहिए अल्कोहल या फिर जो है स्टरलाइजेशन के माध्यम से। मरीज को प्रॉपर मात्रा में जो है लिक्विड्स लेने हैं, अपने को हाइड्रेट रखना है, पानी की शरीर में कमी ना होने पाए, इन चीज़ों का उसके लिए ध्यान रखना है। और मरीज को एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार अपना अगर संभव हो तो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहना है। और ध्यान रखना है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से ऊपर बना हुआ रहे। मरीज को जिन बर्तनों में खाना दिया जाना है वो मरीज के द्वारा या केयर टेकर के द्वारा खाने के उपरांत अच्छे तरीके से साबुन से साफ किए जाने चाहिए, या मरीज के जो कपड़े हैं वो केयर टेकर या स्वयं मरीज के द्वारा सेपरेट बाथरूम में अच्छे तरीके से साबुन और डिटर्जेंट से साफ किए जाने चाहिए। टेकर जो स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियां हैं उनसे लगातार संपर्क में रहेगा और मरीज की स्थिति के बारे में स्वास्थ्य एजेंसियों को बताता रहेगा। अगर मरीज की स्थिति में गिरावट आती है तो स्वास्थ्य एजेंसियों से चर्चा करने के उपरांत मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था के बारे में जल्दी से जल्दी सोचा जाना चाहिए। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए जो नेचुरल रेमेडीज हैं, आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं जैसे काढ़ा है, और जो इम्यूनिटी बूस्टर डाइट है या हेल्दी डाइट है, फ्रूट्स हैं आदि का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। होम आइसोलेशन वाले मरीज को पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, सकारात्मकता अपने दिमाग में रखनी है जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दृढ़ हो सके और रोग से लड़ने की उसकी क्षमता में वृद्धि हो सके। जो नकारात्मकता वाली चीज़ें हैं उसको अपने दिमाग से हटानी है, और केयर टेकर को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि मरीज के अंदर सकारात्मक चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा। आइसोलेशन वाले मरीज को किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर तुरंत जो है स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार के लिए अगर बुखार है तो एंटीबायोटिक जैसे पैरासीटामोल की गोली आदि का सेवन करना चाहिए। विटामिन्स का सेवन वो मरीज कर सकता है अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, लेकिन स्टीरॉइड्स दवाओं का सेवन बिना चिकित्सक की सलाह के आप ना करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉइड का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकता है, जो कि बाद में ब्लैक फंगस और अन्य कॉम्प्लिकेशन के माध्यम के रूप में आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। अब सवाल उठता है कि होम आइसोलेशन के किन मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है, या हमें कब के मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों से संपर्क करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर होम आइसोलेशन वाले मरीज को लगातार हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार बना हुआ है जो कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है और लगातार 3 दिन या उससे ज़्यादा बना हुआ है, तो ऐसे मरीजों को हमें अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट, जो सांस लेने की गति है, वो 24 से ज़्यादा जा रही है, तो भी हमें ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर होम आइसोलेशन के मरीज के ऑक्सीजन सैचुरेशन में लगातार गिरावट आ रही है, अगर ये 93% से नीचे जा रहा है, 1 घंटे में अगर हम 3 लगातार रीडिंग्स ले रहे हैं और 3 लगातार रीडिंग्स में ये 93% से कम है,
और रेस्पिरेटरी रेट या सांस लेने की गति उसकी 24 पर मिनट से ज़्यादा है, तो ऐसे मरीज को हमें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरीके से अगर मरीज को लगातार छाती में दर्द बना हुआ है, छाती में दबाव बना हुआ है, तो भी हमें उसको अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर मरीज दिमागी रूप से स्टेबल नहीं है या फिर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम हो गया है और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऐसे मरीजों को भी हमें अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर होम आइसोलेशन के मरीज को बहुत अत्यधिक थकान हो रही है और सभी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना हुआ है, जो कि रेस्ट करने पे और नॉर्मल दर्द की दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को भी हमें अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम होम आइसोलेशन के विषय में अच्छी तरीके से जान जाते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं पे बर्डन कम से कम पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मरीज माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में आने की ही उम्मीद है या अनुमानित है ये। और अगर स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, स्थिति खराब हो रही है, तो हमें तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसियों से संपर्क कर मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में सोचना है कि होम आइसोलेशन कब हमें समाप्त करना है या कब खत्म करना है मरीज का होम आइसोलेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मरीज को 7 दिन के होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन के बाद कोई बुखार नहीं आता है, कोई उसको लक्षण नहीं रहते हैं और लगातार 3 दिन तक उसको बिल्कुल भी कोई बुखार नहीं रहता है, तो ऐसे मरीजों का होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है और उन्हें दोबारा होम आइसोलेशन खत्म करने के पश्चात कोविड का टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है कि वो होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल्स का नियमित रूप से पालन करते रहें।